डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा गुड रिक्वायरमेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है उस पर भी डिटेल के साथ डिस्कशन हो चुका है। इस लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की डिफरेंट काइंड्स को डिस्कस करेंगे। इट इंक्लूड्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, non-functional requirements, domain requirements, inverse requirements, design and implementation requirements. All these requirements will be discussed with detail in this lecture. Let us start. What is functional requirement? Functional requirement is a statement that describes what the system does. Functional requirement shows the functionality of the system. Functional requirements should be complete and consistent. फंक्शनल रिक्वायरमेंट में के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक है कंप्लीटनेस और दूसरा है कंसिस्टेंसी। कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स: The user shall be able to search either the entire database or patient or select a subset from it, which include admitted patients or patients with asthma, etc. ये हमारे साथ फंक्शनल रिक्वायरमेंट के एक एग्जांपल हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टम ने क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करनी है। डेटाबेस को कैसे एक्सेस करना है या डेटाबेस की जो एक सबसेट है उनको कैसे उसने एक्सेस करना है और यूजर को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड्स क्वालिटी फैक्टर्स लाइक efficiency, integrity, usability, etc. It also includes design criteria like correctness, maintainability, and verifiability. Metrics. What are the metrics of the non-functional requirements? Metrics includes size, speed, and robustness, etc. Non-functional requirements defines how the system is supposed to be. Most non-functional requirements relate to the system as a whole. It simply means that non-functional requirement specifies the criteria that can be used to judge the operation of the system rather than an individual requirement. कि एक सिंगल रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करने की बजाय हम पूरी सिस्टम के जो ऑपरेशन है उनको जज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड constraints on timing, performance, reliability, security, maintainability, accuracy, the development process, and standard, etc. Non-functional requirement इंडिविजुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। इसका मतलब ये है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो कि एक पूरा सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को गैदर करना, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यानी अगर हम इंडिविजुअल फंक्शनल रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं तो वो इजी है एज कम्पेयर टू द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट विच रिप्रेजेंट अ सिस्टम एज अ होल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डोमेन रिक्वायरमेंट्स कि व्हाट आर द डोमेन रिक्वायरमेंट्स। कुछ रिक्वायरमेंट ऐसे होते हैं जो डोमेन स्पेसिफिक होते हैं और उस पर्टिकुलर डोमेन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिक्वायरमेंट्स दैट कम फ्रॉम द एप्लीकेशन डोमेन एंड रिफ्लेक्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एप्लीकेशन डोमेन। These can be both functional or non-functional requirements. डोमेन रिक्वायरमेंट्स हमारे साथ फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी हो सकते हैं और नॉन फंक्शनल
requirements be? Let me discuss examples of non-functional requirement. Most banks do not allow user to overdraw on most accounts. However, most banks allow some accounts to be overdrawn. इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ बैंक्स के जो कैश निकालने का जो लिमिट है वो डिफरेंट होता है. सिमिलरली एटीएम कार्ड या अकाउंट टाइप की बेस पर भी कैश निकालने का लिमिट वेरी करते हैं. फॉर एग्जांपल बाज एटीएम कार्ड्स पे कैश निकालने का जो लिमिट है वो ज़्यादा है और बाज कार्ड्स पे वो लिमिट कम है. सिमिलरली बाज अकाउंट्स की जो टाइप्स है लाइक जो बिजनेस टाइप्स अकाउंट्स हैं उस पर आप ज़्यादा कैश निकलवा सकते हैं एज कम्पेयर टू द करंट अकाउंट्स. So it represents non-functional requirements. Now we are going to discuss inverse requirements. Inverse requirements explain what the system shall not do. As it's known by its name that the requirements which should not be included in developing system are called inverse requirements, because some people feel easy to describe their needs in this manner. So what are the example of inverse requirements? The system shall not use red color in the user interface whenever it is asking for input from the end users. So it is inverse requirements. It shows that this functionality should not the system have. इसका मतलब ये है कि सिस्टम ने रेड कलर को इनपुट लेने के दौरान यूज नहीं करनी चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिक्वायरमेंट्स. फर्दर वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स. डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स आर द डेवलपमेंट गाइडलाइंस विद इन विच द डिजाइनर मस्ट वर्क. It means the design and implementation constraint actually वो restriction या guideline है जिसको मद्देनजर रखकर सिस्टम को डिजाइन और डेवलप किया जाता है. यूजर ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ये कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं कि आपने इस सॉफ्टवेयर को, इस एप्लीकेशन को कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी टूल्स यूज करके डेवलप करना है. These requirements can seriously limit design and implementation options. Design and implementation constraints narrows the design and implementation options. Examples: the system shall be developed using the Microsoft.NET platform. यूजर कह सकता है कि सिस्टम को डेवलप करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है. Another requirement is that a system shall be developed using open source tools and shall run on Linux operating systems. These type of requirement is called design and implementation constraints. This is the end of this lecture. We'll see you in next lecture. Allah Hafiz. Dear students, Assalamu alaikum. In the last lecture we have discussed different kinds of software requirements, which includes functional requirements, non-functional requirements, domain requirements, inverse requirements, design and implementation constraints. In this lecture we will talk about basic concept of requirement engineering processes. सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि what is a software process or what is a process. Requirement engineering process. First we will discuss what is a process. A process is an organized set of activities which transform inputs to the outputs. इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ एक्टिविटीज दरकार है
date set of activities is called processes. प्रोसेस हमारे साथ एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल रिटन स्टेप ऑफ एक्टिविटीज है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं. वाई प्रोसेस. सबसे पहले हमको ये पता होनी चाहिए कि प्रोसेस को हमने क्यों यूज करना है. प्रोसेस हेल्प अस to reuse the knowledge. The first advantage of using process is knowledge reusability. कि knowledge को हमने reuse करना है. The second key advantage of the process is that they are very helpful while dealing with complex real world problems. इसका मतलब ये है अगर हमने एक कम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें एक वेल डिफाइंड प्रोसेस की बहुत ज़रूरत होती है. एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस. एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर ऑपरेटिंग अ माइक्रोवेव ओवन. इन अदर प्रोसेसेस एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर असेंबलिंग अ कंप्यूटर और इट्स पार्ट्स. यूजुअली हर प्रोडक्ट के साथ एक यूजर मैनुअल होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि प्रोडक्ट को किस तरह यूज करना है, प्रोडक्ट को कैसे असेंबल करना है. सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रोसेस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस. Software engineering as a discipline has many processes. It means there are a number of processes in the software requirement engineering discipline, and these processes are used in different ways in different times and scenario. Now we are going to discuss what is software process. As a software engineering discipline, there are a number of software processes, and these software processes consist of a well-organized set of activities or steps that are used to perform various software engineering activities. Example of software processes. Software engineering development process is DLC. Software requirement engineering process, design process, and quality assurance process. There are a number of design processes, there are a number of quality assurance processes, and there are a number of requirement engineering processes. Now we are going to discuss what are software engineering development process is DLC. Here we will discuss software development life cycle is DLC. As we have discussed that software process is a set of well organized and well defined activities. So यहाँ पे हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो स्टेप्स हैं वो क्या है. These steps include requirement gathering and analysis, जो शो करता है कि हमने रिक्वायरमेंट को किस तरह गैदर करना है और कौन कौन सी टेक्निक हमने यूज करनी है रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए, और रिक्वायरमेंट को कैसे एनालाइज करना है और उनको कैसे वेरीफाई करना है. डिजाइन फेज, इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग, कि हमने किस तरह सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है, उसका आर्किटेक्चर को किस तरह बनाना है, किस तरह डेवलप करना है, और सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी लैंग्वेज को हमने यूज़ करना है. नेक्स्ट इज टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस. ये जो स्टेप्स हैं ये ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए एक जैसे. विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. Dear students, Assalamu alaikum. In the last lecture we have discussed the basic concepts of processes and software processes. We have also discussed few examples of software processes.
In this lecture, we will talk about requirement engineering processes. We will also discuss different steps and activities involved in the software requirement engineering processes. Let us start requirement engineering process. What is the requirement engineering process? Requirement engineering process is an organized set of steps or activities used for developing software requirements. Which process to be used? As there are a number of processes that can be used in requirement engineering phase. लेकिन अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने किस वक्त कौन से प्रोसेस को यूज करना है. So, to decide which process should be used when, there are a number of parameters which includes application domains, people involved in the requirement process, and the organization who are developing the requirements. एप्लीकेशन डोमेन, हर डोमेन की अपनी ही रिक्वायरमेंट होते हैं और हर प्रोसेस हर डोमेन में हम अप्लाई नहीं कर सकते. तो डोमेन में हमारे साथ बैंकिंग सिस्टम आ सकते हैं, इन्वेंट्री सिस्टम आ सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन आ सकते हैं. तो इन ही बेस पे हमने डिसाइड करना है कि कौन सी प्रोसेस को यूज करना है. सेकेंडली, which people are involved in the requirement engineering process. हमने ये देखना है कि what are the stakeholders involved in this process or requirement engineering activity. And thirdly, the organization developing the requirements. ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं कि उनके पास कौन कौन सी एक्सपर्टीज अवेलेबल हैं और उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज की बेस पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को सेलेक्ट करना है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग processes. Generic activities which are common to all processes are requirement illustration, requirement analysis. कि रिक्वायरमेंट को कैसे एनालाइज करना है, कैसे प्रायोरिटाइज करना है, ये भी हमारे साथ एक एक्टिविटी है. रिक्वायरमेंट वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, these are the some common activities which involved in almost all processes. What are the inputs and output of requirement engineering process? हर प्रोसेस के कुछ इनपुट्स होते हैं और उन इनपुट्स की बेस पे वो हमें कुछ आउटपुट्स देते हैं. तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के जो हमारे पास इनपुट्स हैं वो क्या है? एग्जिस्टिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, हमारे पास जो करंटली जो सिस्टम रन कर रहा है उनकी इंफॉर्मेशन, स्टेक होल्डर्स नीड्स के स्टेक होल्डर्स को क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स, रेगुलेशंस, डोमेन इंफॉर्मेशन. ऑल दीज आर इनपुट्स टू द रिक्वायरमेंट प्रोसेस एंड based on these inputs the requirement process generates outputs like agreed requirements, system specification, system models. यानी इनकी आउटपुट क्या है? इसी इनपुट को यूज करके वो हमें क्या देते हैं कि एग्रीड रिक्वायरमेंट्स क्या है. मतलब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के दौरान हमने ये फाइनलाइज करना है कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटी इस सिस्टम में होनी चाहिए. इसमें है सिस्टम स्पेसिफिकेशन, जो हम सिस्टम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं और सिस्टम मॉडल्स को जनरेट करते हैं. So these are the inputs and outputs of requirement engineering processes. Linear model हमारे साथ क्या है कि इसमें हम linearly मूव करते हैं. मतलब हमने रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन को पहले कंप्लीट करना है और इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है.
रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन के बाद, कंप्लीट होने के बाद, हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड नेगोशिएशन फेज की तरफ जाते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस और नेगोशिएशन की कंप्लीशन के बाद हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं, और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बाद हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। इन रिक्वायरमेंट्स को एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट की शक्ल में लिखना है। जब हम रिक्वायरमेंट्स को एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट की शक्ल में लिखते हैं तो फिर इन रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करते हैं, और रिक्वायरमेंट की वैलिडेशन के बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स को हम एज अ एग्रीड रिक्वायरमेंट यूज करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो हम किसी भी स्टेप को कंप्लीट होने से पहले दूसरी स्टेप पे नहीं जाते, मतलब हम लीनियरली मूव करते हैं। पहले एक स्टेप को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और इसी तरह हम फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर आप स्पाइरल मॉडल को देख ले तो स्पाइरल मॉडल में हम क्या करते हैं, हम पहले जो एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट है उसी की बेस पे हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस और नेगोशिएशन करते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन करते हैं, और ये जो सर्कल है जारी रहता है। जब हम रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करते हैं फिर हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं, मजीद रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते हैं, फिर उनकी एनालिसिस और नेगोशिएशन होती है, फिर उनको रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करते हैं और फिर वैलिडेट करते हैं। तो ये सर्कल चलता रहता है। तो इस टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट मॉडल को हम स्पाइरल मॉडल कहते हैं। ये जो डिफरेंट मॉडल है ये डिपेंड करता है कि हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं सिस्टम की, वो उनकी रिक्वायरमेंट पे, उनके नेचर पे। अगर हमारे पास इनिशियल स्टेजेस में सारे रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल हो तो हम लीनियर मॉडल को यूज करते हैं। लेकिन अगर ऐसा कम्प्लेक्स सिस्टम है या न्यू सिस्टम, हम एक ऐसा न्यू सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि यूजर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इनिशियल स्टेज पर ही हमें सारे रिक्वायरमेंट बता सके, तो उनके लिए फिर हमने नॉन लीनियर मॉडल्स को यूज कर रहे हैं, जिसमें एक हमारे साथ है स्पाइरल मॉडल। इसके साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।